नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम भारत की भौगोलिक संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने भारत की भौगोलिक संरचना को 5 भागों में विभाजित किया था, जिसमें से हमारा पहला भाग था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा था हमारा उत्तर का मैदानी भाग। तीसरा था हमारा प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय पठार। चौथा था हमारा तटीय मैदान। और पांचवा था हमारा द्वीप। दोस्तों, इसमें से जो पहला है हमारा उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उसका अध्ययन हम कर चुके हैं, और जो दूसरा भाग था उत्तर का मैदानी भाग, इसका भी अध्ययन हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप के पठार का अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं इसी क्रम में हम प्रायद्वीपीय पठार की ओर। दोस्तों, जो प्रायद्वीप के पठार में जो प्रायद्वीप शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों, जो प्रायद्वीप है यह ऐसा भूभाग है या स्थलखंड है जो क्या हो, अपने 3 ओर से जल से घिरा हो। दोस्तों, ऐसा भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों, आज हम प्रायद्वीप के पठार का अध्ययन करने वाले हैं। तो दोस्तों, जो प्रायद्वीप का पठार है, उसको हम जानते हैं कि वह कहां से आया। वर्तमान जो स्थिति है प्रायद्वीप के पठार की, उसे हम देखते हैं। पहले जो वर्तमान स्थिति है प्रायद्वीप के पठार की, दोस्तों, जो उत्तर का सबसे उत्तरी क्षेत्र है भारत का, वह तो पर्वतीय क्षेत्र है। इसके पश्चात जो है उत्तर का मैदानी क्षेत्र है। इसके पश्चात का दोस्तों जो आपको ये हिस्सा दिखाई दे रहा है त्रिभुज के आकार का, यही प्रायद्वीप भारत है। यह प्रायद्वीप का पठार है। अब दोस्तों, यह प्रायद्वीप के पठार की उत्पत्ति कैसे हुई, यह कहां से आया, इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों, यह जो है, यह है हमारा पेंजिया। दोस्तों, ये पेंजिया क्या है? तो दोस्तों, संसार में हमें जितने भी महाद्वीप दिखाई देते हैं, जो अलग अलग महाद्वीप हमें दिखाई देते हैं, यह पहले ऐसे नहीं हुआ करते थे। यह पहले कैसे थे? यह संयुक्त रूप से संयुक्त थे। जैसे जो दक्षिणी अमेरिका हमें दिखाई दे रहा है, और उत्तरी अमेरिका हमें दिखाई दे रहा है, अफ्रीका दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है। ये क्या थे? संयुक्त थे। और इनकी जो संयुक्त रूप है, इसको क्या कहते थे? हम इसको पेंजिया कहते थे। तो दोस्तों, इसके पश्चात जो पेंजिया है, इसका विभाजन हुआ किस काल में? ट्रियासिक काल में। दोस्तों, ट्रियासिक काल या ट्रियासिक युग, इस काल में पेंजिया का 2 भागों में विभाजन हुआ। एक इसका उत्तरी भाग था और एक इसका दक्षिणी भाग था। दोस्तों, इसका जो उत्तरी भाग था उसे हमने अंगारा लैंड कहा, और इसका जो दक्षिणी भाग था उसे हमने
गोंडवाना लैंड कहा। इसके पश्चात दोस्तों जो ट्रियासिक काल था, इसके पश्चात एक और युग आया जिसका नाम था जुरैसिक काल या जुरैसिक युग। दोस्तों इस युग में क्या हुआ, इस युग में पुनः गोंडवाना लैंड जुरैसिक काल या जुरैसिक युग में पुनः जो हमारा गोंडवाना लैंड है इसका और जो हमारा उत्तर में अंगारा लैंड है इसका भी विभाजन हुआ। तो दोस्तों जो अंगारा लैंड है इसका विभाजन दो भागों में हुआ, जिसमें से एक भाग था हमारा उत्तरी अमेरिका और दूसरा भाग था हमारा यूरेशिया। इसके अतिरिक्त जो गोंडवाना लैंड है इसका विभाजन भी हम देखें तो इसका विभाजन हुआ हमारा दक्षिणी अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया और हमारा प्रायद्वीप भारत और एक और हमारा अंटार्कटिका। तो दोस्तों जो हमारा प्रायद्वीप भारत है यह किसका भाग है, यह गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके पश्चात दोस्तों बात करें हम प्रायद्वीप भारत की, तो दोस्तों प्रायद्वीप भारत में निरंतर गति हो रही है और जो प्रायद्वीप भारत है वह क्या हो रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में गति कर रहा है। और जो प्रायद्वीप भारत है यह क्या हुआ, उत्तर पूर्व में दिशा करते हुए जो उत्तर में स्थित यूरेशिया प्लेट थी उससे टकराया। और दोस्तों यह इन दोनों के बीच एक स्थान था जिसे क्या कहते हैं हम, जिसे टेथिस सागर कहते हैं। अब दोस्तों जब प्रायद्वीप भारत यूरेशिया से टकराया तो क्या हुआ, जो टेथिस सागर था इसमें उपस्थित जो मलबा था वह उसमें क्या हो गया, उत्थान हो गया। और उत्थान हो गया किस रूप में, बलित पर्वत के रूप में। इस बलित पर्वत को दोस्तों हमने क्या किया, कहा इस बलित पर्वत को हमने हिमालय का नाम दिया। तो दोस्तों जो ये हमारा प्रायद्वीप भारत था और यूरेशिया प्लेट के मध्य टक्कर होने से टेथिस सागर के स्थान पर किसका उदय हुआ, बलित पर्वत का उदय हुआ, जिसे हमने क्या कहा, हिमालय कहा। तो दोस्तों जो हिमालय है और हमारा प्रायद्वीप भारत है, इन दोनों में से नवीन संरचना कौन सी है, इन दोनों में से नवीन संरचना है हमारी हिमालय। क्योंकि प्रायद्वीप भारत में गति के द्वारा ही गति हुई और वो किससे टकराया, यूरेशिया से टकराया। उसी के पश्चात क्या हुआ, टेथिस सागर में जमा मलबा उठा, उसी से हिमालय का निर्माण हुआ। तो दोस्तों जो हिमालय है हमारा यह नवीन संरचना है और जो प्रायद्वीप भारत है यह प्राचीन संरचना है। इसके पश्चात दोस्तों जो ये बीच में जो हम भाग देख रहे हैं ये इसकी स्थिति क्या थी, तो दोस्तों देखना इधर, ये था हमारा प्रायद्वीप पठार और ये हमारे बलित पर्वत जैसे हिमालय। दोस्तों ये यहाँ बीच में जो था यहाँ दसाव हो गया था। अब दोस्तों यहाँ जो है मैदान की स्थिति कैसे हुई, तो दोस्तों जो हिमालय है यहाँ से कुछ नदियां निकलकर नीचे आई और जो नदियां हैं ये अपने साथ क्या लेके आई, ये नदियां अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लेकर आई। जलोढ़ निक्षेप क्या होता है दोस्तों, जलोढ़ निक्षेप होता है कंकड़, पत्थर या बालू कण। अब दोस्तों ये नदियां जो हैं इन्होंने क्या किया, ये जलोढ़ निक्षेपों का यहाँ जमाव कर दिया इस क्षेत्र में। किंतु इसमें जो जमाव हुआ उसके पश्चात भी इसकी जो ऊंचाई थी वह पठार जो है हमारा प्रायद्वीप का पठार इससे नीचे ही रही। इस कारण इसका जो है इसे क्या कहा गया, इसे मैदान कहा गया। ये भाग समतल हो गया और इसे मैदान का नाम दिया गया। अब दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा
प्रायद्वीप भारत है उसका ढाल कैसा है? तो दोस्तों जो हमारा प्रायद्वीप भारत है इसका जो उत्तरी भाग है, तो दोस्तों उत्तरी भाग जो है इसका ढाल उत्तर की ओर है, क्योंकि देखो दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत का जो उत्तरी क्षेत्र है जिसमें मालवा का पठार स्थित है, यहाँ से कुछ नदियां आती हैं जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, जैसे हमारी चंबल नदी, काली सिंध नदी, बेतवा नदी इत्यादि। ये सब ऊपर जाके किसमें, गंगा नदी तंत्र में मिल जाती हैं। इसी कारण इससे पता चलता है हमें कि जो प्रायद्वीप भारत है उसका जो उत्तरी भाग है उसका ढाल कैसा है, उसका ढाल उत्तर की ओर है। किंतु इसके पश्चात हम इसके बाद की बात करें, जो दक्षिण का प्रायद्वीप है इसका ढाल किधर है? तो दोस्तों जो प्रायद्वीप भारत का निचला हिस्सा है उससे कई नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बाकी प्रायद्वीप भारत का ढाल किधर है, पूर्व की ओर है। इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पश्चिमी घाट भी है जिससे कुछ नदियां निकलती हैं और उनका ढाल किस ओर प्रवाहित होती हैं, वह पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। अब दोस्तों हम बात करें हमारे यदि प्रायद्वीप भारत की, तो प्रायद्वीप भारत का मैप आपके सामने बना हुआ है जिसमें आपको जो हरी वाली संरचना दिख रही है इसके अंदर का जो क्षेत्र है यह संपूर्ण प्रायद्वीप भारत है। इसको हम अलग से देखें तो यह संरचना कुछ इस तरह है। तो दोस्तों यह संरचना कुछ इस तरह है। इसके बाहर दोस्तों आपको कुछ रिक्त स्थान दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आप कहोगे यह रिक्त स्थान क्या है? यह रिक्त स्थान है दोस्तों तटीय मैदान। दोस्तों जो हरा वाला आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है यह क्या है? यह उठा हुआ भाग है, और जो हमारा जो खाली जो रिक्त स्थान आपको दिखाई दे रहा है यह दबा हुआ भाग है। तो दोस्तों इसको हम देखें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार है। दोस्तों ये हमारा पठार था और ये हमारा समुद्र था। अब दोस्तों क्या हुआ, जिस प्रकार हिमालय से कुछ नदियां निकलकर यह उत्तर में आ रही थी और अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लाई थी, उन्होंने क्या किया, यहाँ जलोढ़ निक्षेप का जमाव कर दिया। दोस्तों हमने देखा था यहाँ जो हिमालय से नदियां निकल रही थी ये अपने साथ कुछ जलोढ़ निक्षेप लाई थी और इन्होंने यहाँ उसका जमाव कर दिया था और यहाँ किसका निर्माण किया था, मैदानों का निर्माण किया था। इसी प्रकार दोस्तों अब जो हमारा जो प्रायद्वीप का पठार है यहाँ से भी कुछ नदियां निकलेंगी, कुछ नदियां इसमें पूर्व की ओर प्रवाहित होंगी जो अपने साथ जलोढ़ निक्षेप लेकर आएंगी और उनका जमाव वह पूर्वी तट पर कर देंगी, जिससे क्या होगा दोस्तों, जो समुद्र का पानी है वह पीछे की ओर ढकेल जाएगा या पीछे की ओर चला जाएगा और यहाँ जो है एक तटीय क्षेत्र का निर्माण होगा। दोस्तों यह तटीय क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है यही हमारा चेन्नई, पांडुचेरी जैसे शहर स्थित हैं। इसके अतिरिक्त जो इसकी प्रायद्वीप का पठार है इससे कुछ नदियां पश्चिम की ओर भी प्रवाहित होती हैं और इनके द्वारा भी जलोढ़ निक्षेप यहाँ जमा किए गए और यहाँ भी पश्चिम में तटीय मैदान का निर्माण हो गया। यही दोस्तों इस पश्चिमी तटीय जो मैदान है यही मुंबई जैसे हमारे और कोचीन जैसे मुंबई और पुणे जैसे शहर यहाँ स्थित है। अब हम बात करें यदि प्रायद्वीप भारत की, तो दोस्तों आपको प्रायद्वीप भारत की संरचना दिखाई दे रही है। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम जो हमारी जो रेड रेखा है जिसका विस्तार उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार। दोस्तों यह क्या है, दोस्तों यह अरावली रेंज है। जिसका विस्तार जो है दोस्तों उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक है। उत्तर पूर्व में कहां, दिल्ली से कहां तक, गुजरात के पालनपुर तक। दोस्तों इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वह कहां है, वह राजस्थान में है। इसके अलावा दोस्तों इस
जो अरावली रेंज है, यहाँ एक हमें माउंट आबू की पहाड़ियां मिलती हैं, जो क्या है, दिगंबर जैन तीर्थ स्थल है यह। दोस्तों जो माउंट आबू है यह दिगंबरों के जैन तीर्थ स्थल है, और यही माउंट आबू के समीप एक हमें चोटी मिलेगी जिसका नाम है गुरु शिखर, जो दोस्तों इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इसके पश्चात दोस्तों आप अरावली रेंज के दक्षिण में एक जो ग्रीन संरचना देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरह। दोस्तों यह जो संरचना आप देख पा रहे हैं यह क्या है, यह मालवा का पठार है, जिसका विस्तार मध्य प्रदेश और कुछ इसका हिस्सा राजस्थान में भी आता है। दोस्तों जो मालवा का पठार है यह कैसा है, यह उत्खात है, या इसको हम कहें तो ऊबड़ खाबड़ है। दोस्तों यह ऊबड़ खाबड़ क्यों है, तो यहाँ से कई नदियों का जो नदियां हैं यहाँ से प्रवाहित, कई नदियां प्रवाहित होती हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने यहाँ क्या किया है, मिट्टी को क्या कर दिया, अपरदित कर दिया है, और अपरदित कर कर यहाँ क्या क्या किया है, कई सारी नलियों का निर्माण किया है। यह नलियां जो क्या है कुछ इस तरह दिखाई देती हैं। दोस्तों ये आप जो इसके मध्य का भाग देख रहे हो नलियों की, ये क्या है, ये धसा हुआ भाग है। तो दोस्तों ये उत्खात या ऊबड़ खाबड़ जो जमीन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बीहड़ भी कहते हैं। तो दोस्तों इस क्षेत्र में सर्वाधिक बीहड़ बनाने वाली नदी कौन सी है, चंबल है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो मालवा का पठार है इसके पूर्व में एक पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही होगी जिसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। दोस्तों जो हमें एक रेड कलर से जो पर्वत श्रेणी दिखाई दे रही है, ये तीन पार्टों में है, इसको हम यहां अलग से बना लेते हैं। दोस्तों ये है कुछ इस प्रकार। दोस्तों यह क्या है, विंध्य रेंज है, जिसका विस्तार कहाँ है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत है। जो विंध्य रेंज है यह 3 पार्टों में या 3 भागों में, जो विंध्य रेंज है इसका पूर्वी जो हिस्सा है इसे दतिया में क्या कहा जाता है, इसे दतिया में भांडेर रेंज कहा जाता है। और इसका जो विंध्य रेंज का सबसे पूर्वी हिस्सा है इसे क्या कहा जाता है, इसे कैमूर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसके पश्चात यदि हम बात करें तो विंध्य रेंज के दक्षिण में आपको एक नदी दिखाई देगी। विंध्य रेंज के दक्षिण में आपको एक नदी दिखाई देगी जो पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, और यह जाकर कहाँ मिल रही है, खंबात की खाड़ी में गिर रही है। तो दोस्तों यह नदी कौन सी है, नर्मदा नदी है। अब दोस्तों आपको यह इसमें थोड़ा सा भाग दिखाई देगा ग्रीन वाला, आपको जो ग्रीन भाग दिख रहा है यह क्या है दोस्तों, यह धसा हुआ भाग है। ये जो आपको भाग दिख रहा है नर्मदा नदी का, यह धसा हुआ भाग है, निचला भाग है। तो दोस्तों जो निचला भाग है यह क्या है दोस्तों, यह भ्रंश घाटी है। दोस्तों जो नर्मदा नदी है वह भ्रंश घाटी में प्रवाहित हो रही है। इसके अलावा दोस्तों नर्मदा नदी के दक्षिण में फिर आपको एक पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही होगी। यह पर्वत श्रृंखला कौन सी है दोस्तों, ये जो आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है यह सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। या इसे हम सतपुड़ा रेंज भी कह सकते हैं। दोस्तों इसके दक्षिण में भी आपको एक नदी दिखाई दे रही होगी, और ये नदी जो है यह भी ग्रीन जो आपको दिखाई दे रहा है, यह भी इस निचला दबा हुआ भाग है, इसमें प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों यह भी क्या है, भ्रंश घाटी है।
तो दोस्तों हमने देखा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसके उत्तर में भी भ्रंश घाटी है जिसमें नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है, और जो सतपुड़ा रेंज है इसके दक्षिण में भी एक घाटी है भ्रंश घाटी जिसमें से ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत है यह कैसा पर्वत है? यह ब्लॉक पर्वत है, और यह भी 3 पहाड़ियों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। इसमें जो सबसे पश्चिम वाली जो हमें पहाड़ी दिखाई दे रही है इसका नाम है हमारा राज पीपला, और जो मध्य वाली श्रेणी हमें दिखाई दे रही है इसका नाम क्या है? इसका नाम है महादेव पर्वत श्रेणी या महादेव श्रृंखला, और जो इसका सबसे पूर्वी हिस्सा है इसका नाम क्या है? इसका नाम है हमारा मैकाल पर्वत श्रेणी। दोस्तों इसका कुछ हिस्सा गुजरात राज्य में भी है तथा इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य में भी आता है। इसके पश्चात दोस्तों जो महादेव पहाड़ी है इस पर एक चोटी स्थित है। इस पर जो है महादेव पर्वत श्रेणी पर एक चोटी स्थित है जिसका नाम है धूपगढ़ की चोटी। दोस्तों यह है धूपगढ़ की चोटी, इस पर्वत श्रेणी की या पर्वत सतपुड़ा रेंज की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। इसके अलावा यही एक क्षेत्र स्थित है पचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन है। इसके अलावा दोस्तों जो इसका सबसे पूर्वी हिस्सा है मैकाल पर्वत, यहाँ भी एक चोटी स्थित है जिसका नाम है अमरकंटक। दोस्तों जो अमरकंटक है इस पर्वत से 3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें हमारी पहली नदी है सोन नदी, दूसरी नदी है हमारी नर्मदा और तीसरी नदी है हमारी जोहिला। तो दोस्तों इन 3 नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक से। इसके पश्चात देखें तो दोस्तों यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है सतपुड़ा रेंज। तो ये ब्लॉक पर्वत क्या होता है इसे भी हम देखते हैं। तो दोस्तों हम बात करें यदि ब्लॉक पर्वत की, तो जो ब्लॉक पर्वत है यह 2 घाटियों के मध्य का उठा हुआ भाग होता है। तो दोस्तों यह जो है हमारा यह सतपुड़ा पर्वत है। दोस्तों इसके दोनों ओर जो आपको दिखाई दे रहा है यह क्या हुआ है? यह क्या है? यह दसा हुआ भाग है जिसे हम क्या कहते हैं? भ्रंश घाटियां कहते हैं। तो दोस्तों यह जो दोनों है यह क्या है? भ्रंश घाटी है। और दोस्तों हमने देखा कि जो सतपुड़ा पर्वत है इसके उत्तर में नर्मदा नदी बह रही है जो एक भ्रंश घाटी में बहती है, और इसके दक्षिण में एक नदी बह रही है जो ताप्ती, वह भी एक भ्रंश घाटी में बह रही है। तो दोस्तों एक भ्रंश घाटी से तो हमारी नर्मदा नदी प्रवाहित हो रही है और दूसरी भ्रंश घाटी से हमारी क्या? ताप्ती नदी प्रवाहित हो रही है। तो दोस्तों ये दोनों क्या है? भ्रंश घाटियां हैं, और इसके मध्य का जो उठा हुआ भाग है यह क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसी कारण इसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे। जो आपको विंध्य पर्वत श्रेणी दिख रही है इसके पूर्व में आपको एक पठार ग्रीन संरचना दिख रही होगी हरे रंग में, ये वाली। तो दोस्तों इसको हम इधर लेते हैं ऐसे। यह क्या है दोस्तों? यह है हमारा छोटा नागपुर का पठार। दोस्तों यह जो छोटा नागपुर का पठार है यह झारखंड और पश्चिम बंगाल में विस्तृत है। थोड़ा सा इसका कुछ हिस्सा पश्चिम बंगाल में भी है। अब बात करें छोटा नागपुर के पठार की, तो दोस्तों इससे 2 नदियां प्रवाहित होती हैं। एक नदी है हमारी दामोदर, और हमारी एक नदी है स्वर्ण रेखा नदी। दोस्तों जो दामोदर नदी है यह झारखंड के पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। इसका जो उत्तरी भाग है वह कहलाता है हजारीबाग का पठार,
और इसका जो दक्षिणी भाग है यह कहलाता है रांची का पठार। दोस्तों जो रांची का पठार है यह किसका उदाहरण है? यह दोस्तों रांची का पठार जो है भारत में संप्राय मैदान का भाग है, उदाहरण है। दोस्तों जो रांची का पठार है यह किसका उदाहरण है? भारत में संप्राय मैदान का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त जो दामोदर नदी है दोस्तों यह आगे जाके पश्चिम बंगाल में किस में मिल जाती है? एक हुगली नदी आती है जो गंगा की एक शाखा है, गंगा नदी की हुगली, उसमें मिल जाती है। इसके अतिरिक्त दोस्तों जो छोटा नागपुर का पठार है यह क्या है? खनिज दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध पठार है। खनिज दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध पठार है। इस कारण इस पठार को क्या कहा जाता है? भारत का रुर प्रदेश भी कहा जाता है इसे। दोस्तों वास्तव में जो रुर प्रदेश है यह कहाँ स्थित है? यह जर्मनी में स्थित है और यहां से सभी प्रकार के खनिज हमें प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात हम बात करें तो जो हमारा छोटा नागपुर का पठार है इसके उत्तर पूर्व में हमें एक पहाड़ियां मिलती हैं कुछ इस प्रकार, जिनका नाम क्या है? जिनका नाम है राजमहल की पहाड़ी। दोस्तों जो राजमहल की पहाड़ी है इसका कुछ विस्तार हमें मेघालय में भी मिलता है और मेघालय में इसका विस्तार हमें किस रूप में मिलता है? तीन पहाड़ियों के रूप में मिलता है, जिनका नाम क्या है? गारो, खासी और जयंतिया। दोस्तों मेघालय में राजमहल की पहाड़ी का भी विस्तार है जिसका नाम है हमारा गारो, खासी, जयंतिया। इसके अलावा दोस्तों इसका विस्तार असम में भी है और असम में किस पर्वत श्रेणी में है? मिकिर पर्वत श्रेणी के रूप में इसका विस्तार है। इसके पश्चात दोस्तों आपको मेघालय में जो ग्रीन एरिया दिखाई दे रहा होगा यह क्या है? दोस्तों जो ग्रीन एरिया हमें दिखाई दे रहा है ये मेघालय में, यह क्या है? यह शिलोंग का पठार है। शिलोंग का पठार जो क्या है दोस्तों? जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका ही उत्तर पूर्वी हिस्सा है। किंतु दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यह क्या है? हिमालय के निकट है, किंतु यह हिमालय का भाग नहीं है, यह प्रायद्वीप भारत का ही भाग है। तो आप कहेंगे कि कि ये जो यहाँ गैप उत्पन्न हुआ है यह क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जो यहाँ से गंगा नदी यहाँ से आ रही है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, तो इसके द्वारा क्या किया गया? यहाँ जमाव किया गया किसका? जलोढ़ पंखों का या जलोढ़ निक्षेपणों का जमाव किया गया, जिसके कारण यह क्या हुआ? यह भूमि क्या हो गई? यह भूमि क्या हो गई? समतल हो गई। इस कारण यहाँ क्या हुआ? एक गैप बन गया राजमहल की जो पहाड़ियां हैं हमारी उनके बीच और जो शिलोंग का पठार है उसके बीच एक गैप बन गया। इस गैप को क्या कहते हैं हम? इस गैप को हम यहाँ देखते हैं, इस गैप को क्या कहा? या तो इस गैप को हम कहेंगे राजमहल गारो गैप, या इसी को हम कहते हैं क्या? मालदा दर्रा या मालदा गैप। इसके पश्चात दोस्तों हमने यहाँ अरावली रेंज को देख लिया, मालवा के पठार को देख लिया, विंध्य रेंज को देख लिया, सतपुड़ा रेंज को देख लिया, छोटा नागपुर का पठार देख लिया, शिलोंग पठार देख लिया और राजमहल की पहाड़ियां देख ली, गारो, खासी, जयंतिया भी देख ली। इसके पश्चात हम चलते हैं दोस्तों एक और पठार के पास जिसका नाम है दक्कन का पठार। दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखी उसके दक्षिण में हमने ताप्ती नदी देखी, इसके दक्षिण में एक हमें पठार मिलेगा कुछ इस प्रकार त्रिभुजा आकार में।
दोस्तों इस पठार का नाम क्या है? इस पठार का नाम है दक्कन का पठार। दोस्तों जो दक्कन का पठार है इसमें हमें कुछ पहाड़ियां मिलेंगी, जिनमें हमारी पहली पहाड़ी है ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, दूसरी पहाड़ी है हमारी अजंता की पहाड़ी, तीसरी पहाड़ी है हमारी बालाघाट और चौथी पहाड़ी है हमारी हरिश्चंद्र। ये पहाड़ियां हमें कहाँ मिलेंगी? दक्कन के पठार में मिलेंगी। अब दोस्तों अब हमें दक्कन के पठार के पूर्व में एक पठार दिखाई दे रहा है, जो ये रहा। ये दोस्तों इसका नाम है हमारा दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। दोस्तों जो दंडकारण्य पठार है इसका जो दक्षिणी हिस्सा है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम कहते हैं बस्तर का पठार। और यहाँ क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ सर्वाधिक हमें टिन के भंडार मिलते हैं। दोस्तों जो भारत का सर्वाधिक टिन भंडार है वह कहाँ मिलता है हमें? वह बस्तर के पठार में मिलता है। और बस्तर का जो पठार है वह किसका हिस्सा है? वह दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। दोस्तों इसके पश्चात हम देखें तो हमें पश्चिमी घाट जो पश्चिमी तट पर दिखाई दे रहा है और जो पूर्वी घाट जो हमें पूर्वी तट के समांतर दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त जो हमारी है नीलगिरी की पहाड़ियां, अन्नामलाई की पहाड़ियां, कार्डेमम पहाड़ियां, इनका भी अध्ययन करना है। इनका अध्ययन हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। तो दोस्तों हम अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद।